हेलो एंड वेलकम टू जे रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो ये पार्ट 2 है पीआईएल के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड केस लॉस का। इसका मैंने पहला पार्ट बनाया है जो कि आप जे रिसर्च चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड इस टाइम सभी का ये कंसर्न होता है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए इस बचे हुए टाइम को, राइट। सो फॉर दैट रीजन ज्यूरी सर्च अकेडमी इज ऑफरिंग अ कैप्सूल कोर्स जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट, जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। एंड साथ में आपको 15 फुल लेंथ बॉक्स भी दिए जाएंगे जो कि आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस, राइट। सो डू रजिस्टर दिस कोर्स। एंड आप इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ugc.georesearch.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। So Juris Search Academy is also providing a mock test series जिसमें कि आपको 15 full length mocks दिए जाएंगे which are based on the recent year paper, right? And इसका भी 24/7 access है, unlimited access है। So do check out the series also at jac.courses.store। तो पहला केस है आपका आइलैंड ऑफ पामस आर्बिट्रेशन केस 1928। यूजीसी में बेसिकली आर्बिट्रेशन के नाम से ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, बट यस कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये केस बेसिकली यूएस और नीदरलैंड के बीच में हुआ था। इनके बीच में लड़ाई थी रिगार्डिंग सॉवरेनिटी ओवर आइलैंड ऑफ पामर्स। जो आपका आइलैंड ऑफ पामर्स है ये आपका फिलीपींस के पास लोकेटेड है, राइट। तो यूएस कह रहा था कि यूएस अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर रहा था, राइट। क्यों कैसे क्लेम कर रहा था कि जो स्पेन और बीच में 1898 में स्पेन और अमेरिका का वॉर खत्म हुआ था जिसमें कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया था, जिसके बाद स्पेन ने फिलीपींस सीड कर दिया था किसे, यूएस को। सीड यहाँ पे मतलब है CEDE। CEDE मतलब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया था फिलीपींस को, यूएस को दे दिया था फिलीपींस, राइट। सो इसके बेसिस पे यूएस क्लेम कर रहा था सॉवरेनिटी अपनी किस पे, आइलैंड ऑफ पामर्स पे, राइट। अब देखिए, अब सिंस फिलीपींस उसके पास था यूएस के पास, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी आइलैंड पे कैसे कर रहा था, सो उसने दो रीजन दिए थे। फर्स्ट वाज द राइट बाय डिस्कवरी। उसने कहा था, मतलब लाइक यूएस कह रहा था कि जो स्पेन है वो इस आइलैंड को डिस्कवर किया है, राइट। एंड ये आसपास ही आता है फिलीपींस के, राइट। तो इसीलिए फिलीपींस का ये पार्ट है, राइट, पामर्स आइलैंड। सेकेंड इसने रीजनिंग दी थी प्रिंसिपल ऑफ कंटिग्यूटी को लेके। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कंटिग्यूटी का मतलब होता है कि जो एडजेसेंट टेरिटरी है, एक टेरिटरी के बगल में अगर दूसरी टेरिटरी है तो वो भी उसको बिलोंग करेगी, राइट। तो ये दोनों रीजनिंग दी थी यूएस को, नहीं, राइट। तो इसी के बेसिस पे कह रहा था कि जो फिलीपींस का पार्ट है आइलैंड ऑफ पामर्स एंड हेंस यूएस हैज गॉट देयर सॉवरेनिटी ओवर दिस आइलैंड। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड ये कह रहा था कि 1677 से डच कंटिन्यूअसली एंड पीसफुली पोजेस कर रहा है इस आइलैंड को, हेंस दे हैव द सॉवरेनिटी ओवर देयर। ओके। तो जब ये मैटर गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, तो कोर्ट ने कहा कि जो यूएस क्लेम कर रहा है कि राइट ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे स्पेन का टेरिटरी है, स्पेन का रिकॉग्निशन है, स्पेन की सॉवरेनिटी है ओवर दिस आइलैंड, इट वाज कंप्लीटली इनकोएट। क्योंकि स्पेन ने सिर्फ देखा था, राइट, स्पेन ने सिर्फ देखा था और वहां पे कोई उसकी बिलोंगिंग नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है। सो ये जो राइट बाय डिस्कवरी वाला आप क्लेम कर रहे हो, इट इज कंप्लीटली इनवैलिड, राइट। और जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिग्यूटी की जो आप बात कर रहे हो कि टेरिटरी दो आसपास है तो फिर जो पास वाली टेरिटरी है उसी का पार्ट बन जाएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो यहाँ पे नीदरलैंड के फेवर में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हेल्ड किया था, राइट, कि नीदरलैंड की सॉवरेनिटी है। नेक्स्ट केस इज शॉर्जो फैक्ट्री केस 1928 का ये केस है, राइट। सो इट इज द फर्स्ट केस ऑफ रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन या कंपेंसेशन भी आप कह सकते हैं, राइट। इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में हुआ था।
ओके तो इन दोनों ने बाईपार्टिट एग्रीमेंट किया था, जिसमें कि पोलैंड ने ये प्रॉमिस किया था कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू फॉरफीट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द जर्मनी। ठीक है, और कहाँ पे एक एरिया भी स्पेसिफाइड था, उस एरिया का नाम था अपर सिलेसिया एरिया, कि अपर सिलेसिया एरिया में आप जर्मनी के प्रॉपर्टी को नहीं फॉरफीट करोगे। ठीक है, ये इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था, कुछ जनेवा कन्वेंशन के अंडर आया था। बट हुआ क्या, पोलैंड ने कैप्चर कर ली दो कंपनीज, जिसमें कि एक कंपनी का नाम था शोर्जो, राइट। तो अब इस केस में क्या पोलैंड लाइबल है कंपेंसेट करने के लिए? सो यस, जब ये कोर्ट के पास मैटर गया तो कोर्ट ने कहा कि दैट यस द पोलैंड मस्ट पे कंपेंसेशन फॉर whatever the laws the German company have incurred. Now the next question, पोर्चुगल वर्सेस इंडिया 1960 का ये केस है। इस केस को राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी भी बोला जाता है। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि पोर्चुगल जो है वो राइट टू पैसेज क्लेम कर रहा था ओवर टू इनक्लेव्स विच वाज दादर एंड नागर हवेली, राइट। तो इन ये क्या कर रहे थे कि ये आना जाना इनका लगा रहता था यहाँ पे दादर और नागर हवेली में, राइट। सो इंडिया रिस्ट्रिक्ट कर रही थी पोर्चुगल को। तो जब रिस्ट्रिक्शन के बाद फिर पोर्चुगल आया आईसीजे के पास, इन्होंने कहा कि पोर्चुगल ने ट्रीटी ऑफ पूना 1779 जो मराठा के टाइम पे थी, उस टाइम उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, हेंस दे हैव राइट टू पैसेज, वो फ्रीली आ जा सकते हैं। सेकंड, उन्होंने क्या कहते क्लेम किया था कि लोकल कस्टम वहां पे उन लोग का एग्जिस्ट करता है, काफी टाइम से वो लोग एग्जिस्टेंट है वहां पे। सो इसीलिए दे हैव गॉट द राइट टू पैसेज, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रोक सकता। थर्ड पॉइंट वाज रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ 1878, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम इन्होंने साइन की थी। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप जो पोर्चुगीज है वो बिल्कुल आ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट अगर मिलिट्री, पुलिस या एम्यूनिएशन ये सब आने हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी। तो आईसीजी ने भी यही सिमिलर पॉइंट रखा कि सिंस लोकल कस्टम एग्जिस्ट करता है इस एरिया में, सो जो पोर्चुगल की जो सिविल शिप्स हैं, राइट, जो उनके सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो बिल्कुल आ जा सकते हैं, उनको राइट ऑफ पैसेज है। बट अगर उनको मिलिट्री, एम्यूनिएशन या पुलिस वगैरह आना है तो डेफिनेटली दे विल नीड द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ओके, so this was the case. Next case is your Nuremberg trials for 1946. Okay, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए ये भी रिसेंटली पूछा भी था, दो सिर्फ ईयर ही पूछा था, बट देयर आर चांसेस। ये हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है केस, हिस्ट्री इन द सेंस कि ये देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, एंड दिस केस वाज हेल्ड आफ्टर जो नाजीज ने एग्जीक्यूट किया था 6 मिलियन ज्यूज को, राइट। 6 मिलियन ज्यूज वर इंजर्ड एंड दे वर किल्ड, राइट। ये उसी के बारे में है ये ट्रायल। तो ये जो न्यूरमबर्ग ट्रायल है, ये सीरीज ऑफ मिलिट्री ट्रायल्स हुई थी, यहाँ पे कोई एक ट्रायल नहीं है, कई ढेर सारे ट्रायल्स हुए थे इन द सिटी ऑफ न्यूरमबर्ग। तो ये आप जाने रहिए, जो न्यूरमबर्ग है इट इज अ सिटी इन जर्मनी जहां पे ये ट्रायल्स चले थे। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वी ऑल आर अवेयर अबाउट दी नाजीज, राइट, एट्रोसिटीज उनकी कैसी कैसी रही थी। सो यस, सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सीनियर नाजी ऑफिशियल्स थे उन्हीं का ट्रायल चला था इस केस में, राइट। सो इस केस में बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स वर लेट डाउन, जिसको न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल्स कहते हैं, right? And this was the first case in which international criminal law was established. इस केस के पहले कोई ऐसा कॉन्क्रीट क्रिमिनल लॉ नहीं था, ओके okay? इस केस के बाद एक प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ सेटअप किया गया है, जिसमें कि बोला गया कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गन हो, whoever are accountable for crimes, उनको बिल्कुल उनके अगेंस्ट लाइबिलिटी होगी, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, राइट। एंड कुछ ऐसे उन्होंने वॉर क्राइम्स आउटलाइन किए थे जिसको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया था अंडर इंटरनेशनल लॉ। दे हैव डिफाइंड क्राइम्स लाइक
अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं आउट फ्रॉम दी 7 न्यूरमबर्ग प्रिंसिपल्स। सो दिस इज इट, these were the important and the most repeated cases under UGC NET exam. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.